कह रहा है कि आर्थिक अनुवाद था कि सरकार किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं कर रही थी और पूंजीपति लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। यानी सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही थी और पूंजीपति लोग लगातार इन पर शोषण कर रहे थे। नए नए मिल वयस्क पूंजीपति लोग जो अपनी सूझबूझ और अपनी व्यवसाय से धन अर्जित कर रहे थे, इसका प्रभाव इंग्लैंड की राजनीति पर भी पड़ रहा था। मध्यम वर्ग दे रहा है, मध्यम पूंजीपति वर्ग देख लिए जो कि शोषण कर रहे थे, जिन पर सारी चीजें उनके हाथों में थी। मध्यम वर्ग क्या है, तो मध्यम वर्ग कर रहा है कि शरीर में उद्भव मध्यम वर्ग ने अपनी शक्तिशाली बनाया और एक निश्चित शिक्षित वर्ग जिसमें कह रहा है कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट इत्यादि लोग थे जो कि अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए और आर्थिक स्थिति में वेतनभोगी वर्ग उभर कर सामने आए। यानी मिडिल क्लास लोग ये थे, यानी बीच वाले थे जो कि डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और टाइपिस्ट वगैरह लोग थे, यही सब थे। अब जो तीसरा था वो था श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग में कह रहा है कि आधुनिक शहर में जहां एक और पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, दूसरी ओर श्रमिक वर्ग और सीमांत वर्ग का उदय भी हुआ, जिन पर लगातार शोषण किया जा रहा था। इसका परिणाम स्वरूप कह रहा है कि शहरों में दो प्रक्रिया विरोध बनकर उभरी, जो कि पहला, शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना करने में कृषक वर्ग लगभग भूमिहीन हो गए थे। यानी फैक्ट्रियों की स्थापना करने में लगभग कृषक वर्ग क्या हो गए थे, भूमिहीन हो गए थे। यानी जहां फैक्ट्री लगी वो कृषि योग्य भूमि थी और उस पर फैक्ट्री लगी तो भूमिहीन हो गए। कह रहा है कि शहरों की ओर बेहतर रोजगार को अवसर देखते हुए भारी संख्या में लोग शहरों की ओर पलायन हो गए। यानी गरीब लोग जिनकी जमीन थी वो जमीन शहर वाले फैक्ट्री लगाने के लिए ले लिए, अब वहां लगातार उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, इसलिए वो लगातार कहां पलायन कर रहे थे, शहर की ओर पलायन कर रहे थे और वहां काम उनको मिल नहीं रहा था, तो उनकी स्थिति और दयनीय हो गई थी। इंग्लैंड में 1825 ईस्वी में सरकारों ने मजदूरों को काम के बदले वेतन बढ़ाने के लिए घंटे के बदले काम करने के लिए संगठित करने का काम को स्वीकार करना पड़ा। यानी 1825 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि मैं घंटे के बदले आपको पैसा दूंगी और प्लस में काम का भी व्यवस्था करूंगी, ऐसा उनको स्वीकार करना पड़ा। औपनिवेशिक शहर मुंबई, आपने मुंबई के बारे में पढ़ना है, जो महाराष्ट्र मुंबई, पहले तो जान लीजिए बम्बई का नाम मुंबई कैसे बना, क्योंकि पढ़ना ही समय बम्बई के बारे में। तो बम्बई का नाम मुंबई जो शिवसेना जो पार्टी है उसने बदल करके की थी 1995 ईस्वी में। बम्बई नाम हुआ था वहां के बम्बा देवी के नाम पर। बम्बई जो भारत का मुंबई आज है उसका नाम था दुर्गा माता का एक रूप है जिसका नाम होता है बम्बा देवी जिनको कहते हैं। तो उसी बम्बा के नाम पर वहां का शहर का नाम रखा गया था बम्बई, लेकिन पुनः शिवसेना ने इसको बदल करके इसको मुंबई कर दिया 1995 ईस्वी में। ठीक है, यानी बम्बई से मुंबई बना 1995 ईस्वी में। किस सरकार ने करवाई थी? शिवसेना की सरकार ने करवाई थी। ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय शहरों में विकसित भारतीय शहरीकरण में प्रक्रिया धीमी थी और 20वीं सदी के शुरुआत में कह रहा है कि 11% ही लोग शहर में रहा करते थे। यानी यहाँ 20वीं सदी के शुरुआत में, यानी 1900 की शुरुआत में यहाँ पे मात्र 11% लोग ही शहर में रहा करते थे, जो कि बड़ी विशाल संख्या शहरों में नहीं रहती थी और इसका विशाल एक बहुउपयोगी था। शहरों में बड़े बंदरगाह थे, यानी यहाँ पर बंदरगाह भी थे, मुंबई बंदरगाह जिसको ननवा बंदरगाह कहते हैं। यहाँ सेना की छावनियां, शैक्षिक संस्थाएं, संग्रहालय और पुस्तकालय थी। बम्बई भारत का एक प्रमुख शहर था। 19वीं सदी के अंत में बम्बई का विस्तार हुआ, यानी 19वीं सदी के अंत तक, यानी 1980, 90, 70, 80 के आसपास में इसका बहुत बड़ा विस्तार हुआ और ये शुरू में 7 टापुओं का शहर कहा जाता था और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई सारे टापुओं मिलकर एक बहुत बड़ा शहर बना। 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को। ठीक है, पहले बम्बई कहा जाता था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र है और साथ में भारत की वाणिज्यिक राजधानी है। कॉमर्शियल अगर कहा जाए, स्टेट कॉमर्शियल राजधानी कहा जाए, कैपिटल, तो आपकी मुंबई है। ठीक है, भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई है। ठीक है, या औद्योगिक राजधानी उसको कह सकते हैं। 1854 में पहला कपड़ा का मिल यहाँ स्थापित हुआ। 1921 में यहाँ पे 58 कपड़े के मिल खुल गए और जिनमें मजदूरों की संख्या 1,46,000 थी। 1931 तक कहा कि 1/4 मुंबई में निवास करने वाले बाहर देशों से आके बसे हुए थे, यानी बाहर राज्यों से आके बसे हुए थे। यानी 1931 में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई कि यहाँ पे लोग बाहर से आकर उसकी 1/4, यानी 100 है तो 25 लोग बाहर से आके बसे हुए थे। लंदन की तरह मुंबई ही घनी आबादी वाला शहर था। 1840 में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 154 वर्ग गज था और मुंबई में प्रति कराया कि 9.5
5 गज था, यानी कहीं उससे कम था, लंदन से कहीं कम था। कह रहा है कि 1872 ईस्वी में लंदन में प्रति मकान 8 औसतन थे, लेकिन मुंबई में प्रति मकान कह रहा है कि 20 व्यक्ति हो गए, यानी एक मकान में 20 व्यक्ति रहने वाले और लंदन में 8 व्यक्ति रहते थे। इन लगातार इंक्रीज होती गई पॉपुलेशन यहाँ पे। मुंबई का विकास सुनियोजित रूप से नहीं किया गया था, बल्कि 1800 ईस्वी के आसपास मुंबई में फोर्ट एरिया शहर का केंद्र बना। इस 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक हिस्से को नेविट रहते थे और दूसरे हिस्से में यूरोप के जो गोरे लोग होते थे, यानी यूरोप महादेश से जो आए हुए थे इंग्लैंड वाले लोग, वो लोग रहा करते थे। शहर में अनियोजित विस्तार के कारण 1850 ईस्वी तक शहर में आवास एवं जलपूर्ति की समस्या बढ़ गई। यानी नियोजित ढंग से अगर किसी चीज का विकास नहीं कीजिएगा तो समस्या तो बढ़ेगी, तो जल की समस्या वहां पे बढ़ गई। कपड़ा मिल के कारण मुंबई में आकर बसे लोगों की संख्या और आवासीय इलाके पर दबाव बढ़ गया और मुंबई में 70% आबादी जो घनी आबादी थी, यानी 70% क्षेत्रफल पर क्या थी, घनी आबादी थी, जहाँ पे लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक थी। लंदन के नगर में कह रहा है कि योजनाओं से काम करने वाले सामाजिक क्रांति के भय के रूप में डरा रहे थे और मुंबई में प्लेग जैसे महामारी का डर भी शुरू हो चुका था। प्लेग जो होती है बीमारी, उसका डर शुरू हो चुका था। कह रहा है कि 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई, यानी सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 ईस्वी में की गई थी। 1918 ईस्वी में मुंबई में मकान को महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया, यानी उसमें जनसंख्या अधिक थी और मकान कम थे, इसलिए किराया अधिक बढ़ा दिया गया। तो इसी किराया को कंट्रोल में करने के लिए किराया कानून पारित किया गया था 1918 ईस्वी में, याद रखिएगा इसको भी। कह रहा है कि पहली परियोजना 1884 में शुरू हुई थी, यानी भूमि विकास की पहली परियोजना 1884 ईस्वी में शुरू हुई थी। मुंबई के गवर्नर जनरल विलियम हरनोवी उस समय ने विशाल तटीय दीवार बनाने की मंजूरी दे दी, जिसके कारण समुद्र में आने वाले बाढ़ से लोग चपेट में नहीं आए। कह रहा है कि 1864 ईस्वी में मलाबार हिल में कोलंबा के आखिरी छोर तक पश्चिमी तट का विकास करने का ठेका बैंक का नाम है वेरिलेमेंसन कंपनी को मिली और 20वीं शताब्दी के आने तक आबादी तेजी से बढ़ी और अधिक से अधिक जमीन घेर लिए गए और समुद्री जमीन को विकास किया गया। यानी ऐसी स्थिति हुई कि पॉपुलेशन इतना बढ़ा कि जितने भी जमीन थे सभी को घेर लिया गया, बाकी समुद्री जमीन को छोड़कर। भूमि विकास का मतलब होता है दली एवं डूबी हुई जमीन को कोड़हड़े या खेती करने के योग्य बनाना, उसको कहते हैं भूमि विकास। यानी जो बंजर भूमि बची हुई है उसको डेवलप करके काम योग्य भूमि को निर्माण करना। कह रहा है कि एक सफल भूमि विकास परियोजना बम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत ट्रस्ट 1914-1918 के बीच में एक सूखी गोदी का निर्माण किया गया, जिसकी खुदाई करके मिट्टी निकाली गई और इसके इस्तेमाल से 22 एकड़ कह रहा है कि वाल्ट्स एस्टेट बनाया गया। यानी जहां पे दलदली मिट्टी थी वहां पे अच्छी मिट्टी लगा करके 22 एकड़ जमीन को बनाया गया और वहां एक मतलब एस्टेट कहने का मतलब वहां कंपनी फैक्ट्री की स्थापना की गई। अब देखते हैं हम लोग सिंगापुर शहर के विकास के बारे में। कह रहा है कि एशियाई देशों के सभी शहरों में अनियोजित और बेहतरीन ढंग से विकसित नहीं किया गया था, कई योजनाबद्ध तरीके से भी तैयार किए गए थे, जिसमें कह रहा है कि ली कुआन एन ने सिंगापुर का प्रमुख उदाहरण है। यानी ली कुआन एन ने सिंगापुर के प्रमुख शहरों का विकास करने में इनका योगदान रहा। कह रहा है कि जो कि विश्व भर में नगर विकास के आदर्श प्रस्तुत करते हैं। 1965 ईस्वी में सिंगापुर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह थी, लेकिन बाकी एशियाई शहरों के जैसा नहीं था। इस शहर का भी निर्माण तो श्वेत वस्तुओं के हिसाब से बसाया गया था और सिंगापुर में उन समय में श्वेतों का शासक था, यानी श्वेत एक वंश था, साम्राज्य था, उन्हीं के से यहाँ पे शासन किया जा रहा था। करा कि 1965 ईस्वी में पीपल एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन के नेतृत्व में सिंगापुर की आजादी मिली और इसे विशाल आवास और कार्यक्रम का योजना शुरू किया और इस द्वीप को राष्ट्र का एक नया आयाम मिला। और यहाँ पे कह रहा है कि 86% अच्छे मकान थे और सरकार को इसका समर्थन भी था। यानी कह रहा है कि 1965 ईस्वी में पीपुल
एक्शन पार्टी के अंतर्गत में इसको आज़ादी मिली और उसको ली कुआन ने अच्छे तरीके से बसाया और 68% यहाँ मकान पक्के थे और उनको सरकार का भी समर्थन था इसको नियोजित ढंग से बसाने में। हालांकि सिंगापुर में भौतिक सुविधाएं संपन्न कराया कि सिंगापुर के नागरिकों को भौतिक सुविधाएं संपन्न मिले, लेकिन यहाँ इसकी मान्यता सिंगापुर के चुनौतियों और राजनीतिक भी थी। यानी उन्हें हर चीज संपन्नता मिली, लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां थी, कुछ ऐसी राजनीतिक बातें थी जिनको भी ध्यान में रखा गया। वह शहरीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। शहर में कह रहा है कि सीधी चौड़ी सड़कें, छायादार सड़कें, खुले मैदान, पेड़ पौधे, बागीचे, पूरे शहर में पुलिस तैनात है। 1807 में कह रहा है कि पेरिस प्रत्येक 5 कामकाजी लोग का निर्माण कार्यों में लगे होते थे और इसमें कह रहा है कि रहने वाले लोग 35 लाख लोग का उजर दिया गया था। यानी कह रहा है कि इस अभियान के कारण, यानी जो वहां बसाए जा रहे थे, बाग बगीचे लगाए जा रहे थे, यानी सुनियोजित ढंग से उसको बसाया जा रहा था, इस कारण 35 लाख लोगों के घर उजड़ चुकी थी। और शहर में और पेरिस कुछ संपन्न निवासी को ही लगता था कि शहर में दानवी रूप में बदल गया है। यानी कुछ लोग ऐसा लगता था कि शहर में क्या हो गया है, दानव आ गया है। यानी जब शहर को उजाड़ के बसाया जाएगा तो ऐसा प्रतीत होगा ही, तो वही प्रतीत हो रहा था। और यहाँ पे सामाजिक और बौद्धिक प्रगति का केंद्र एक प्रभावशाली स्थान बना रहा। अब हम लोग देखते हैं पाटलिपुत्रा के बारे में।